नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। साल 2019 लोकसभा चुनावों के बाद से नजरों से लगभग ओझल रहने वाली बसपा प्रमुख मायावती सियासी तौर पर फिर से सक्रिय हो गई हैं। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में करीब 6 महीने बचे हैं, ऐसे में सूबे की सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए मायावती ने बसपा के खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने के लिए मजबूत सिपासलारों को चुनावी रण का मोर्चा दिया है और खुद लखनऊ में रहकर सियासी विरासत बिछाने में जुटी हैं। बसपा में फिलहाल मायावती के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। बसपा के पुराने और मजबूत नेता मायावती के रवैये की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके चलते ही बीएसपी में जनाधार वाले चुनिंदा नेता ही बचे हैं, जिनके सहारे 2022 की चुनावी जंग मायावती फतेह करना चाहती हैं। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अभी तक कमजोर मानी जा रही मायावती ने सतीश मिश्रा को आगे कर ब्राह्मण कार्ड तो चला, वहीं प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के जरिए ओबीसी सम्मेलन शुरू कर अपने सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में भी जुट गई। मायावती साल 2007 की तरह ब्राह्मणों के सहारे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाहती हैं। यूपी के ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए मायावती ने बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के 2 चरण के 3 दर्जन जिलों का दौरा कर चुके हैं और अब तीसरे चरण में 16 जिलों में वो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। बसपा महासचिव अभी तक सूबे में 50 से ज्यादा ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। सतीश मिश्रा एक दिन में कम से कम 2 ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में जाने का कार्यक्रम बना रखा है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान मायावती सरकार में उनके कार्यों को गिनाने के साथ साथ 2022 में दलित ब्राह्मण समीकरण के आधार को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण समाज को ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। तो आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासी बिसातें बिछानी शुरू कर दी गई है। चाहे आप बात बसपा की कर लीजिए, सपा की कर लीजिए, चाहे भाजपा की कर लीजिए। लगातार ये राजनीतिक दल पूरा प्रयास करें कि किसी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में सफलता को हासिल किया जा सके। और इस बार जो एक मेन टारगेट नजर आ रहा है वो ब्राह्मण समुदाय है। चाहे वो भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे वो बसपा की बात कर लीजिए, चाहे सपा की बात कर लीजिए, ये MY फैक्टर, दलित फैक्टर, क्योंकि देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर यह आरोप लगा है कि जातीय समीकरण के आधार पर ही यहाँ की राजनीति चल सकती है। इसके अलावा और कोई आधार उत्तर प्रदेश पे चुनाव का नहीं होता है। क्षेत्रीय राजनीति और जातीय राजनीति, इन 2 आधारों पर ही अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति चली है। और बहुत बखूबी अगर प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से जातीय समीकरण को बिल्कुल सटीक साधा जा सके। आपने इसका बड़ा उदाहरण जो है योगी मंत्रिमंडल में देखा कि किस तरीके से हर जातीय संप्रदाय के व्यक्ति को एक एक विभाग सौंपा गया, एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि कोई भी ऐसा जातीय समीकरण वहाँ ना बिगड़ता नजर आए। इसलिए सबको मौका दिया गया। और आप समान रूपी बसपा की बात कर सकते हैं। बसपा में भी सतीश चंद्र को आगे किया गया है। एक बड़ा सवाल इस पर जरूर उठता है लेकिन कि क्यों आखिरकार इतनी देर जो है बसपा को हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं देरी नजर आने शुरू हो चुकी है। देरी के कारण क्या ये बिसात जो बिछाई जा रही है, तैयारियां जो की जा रही हैं, ये सफल हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ब्राह्मण समुदाय के पास पहुंचना और उसे मनाने का प्रयास करना कितना सफल रहेगा, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे अहम बात अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो वो ये है कि लगातार ब्राह्मण समुदाय को लेकर के बयानबाजियां सामने आ रही हैं। कल कौशल किशोर का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि 90 से 95% जो ब्राह्मण वोटर्स है वो हमको वोट देंगे। इसका मतलब एक बार फिर ये क्लियर हो गया है कि 2022 का जो चुनाव है वो जातीय समीकरण के आधार पर किया जाएगा। ये जरूर है कि इस बार जो जातीय समीकरण बांध के चलते थे, जो ये कहता था कि मैं दलित फैक्टर पे ही केवल चुनाव लड़ूंगा, वो दलित फैक्टर से इतर ब्राह्मण समुदाय को भी अपने कवर में लेना चाहता है। मेरे सहयोगी पवन पांडे मेरे साथ जूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पवन, हालात और तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब हर राजनीतिक दल अपना जो एक एजेंडा हमेशा से जो जातीय समीकरण लेकर के चला है उससे इतर जाना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से बसपा अभी तक ये कहती थी कि हम केवल दलित समुदाय के लिए लड़ते हैं, दलितों की आवाज को उठाएंगे, उन्हें आगे हमें पहुंचाना है, इसी बीच सतीश चंद्र को आगे करके ब्राह्मणों का कार्ड खेलना, क्या कहेंगे इस पर?
कहता देखिए, ये जो यूपी की राजनीति में घटनाक्रम बदल रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी जो लगातार बात करती थी कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और मनुवाद कहकर जो ब्राह्मणों पर अब तक वार किया जाता रहा था, अब एक बार फिर से बिल्कुल यू टर्न में दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब वो ब्राह्मण समाज से कितना ज्यादा जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। आगे आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा। लगातार तमाम ब्राह्मणों के सम्मेलन से वो भगवान परशुराम को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही निंदनीय है, किसी भी भगवान को किसी भी जाति से जोड़ देना ये भी गलत बात है। लेकिन जिस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब एक बार आप मनुवाद की दोहाई देते हैं, और एक वो नारा तो इनका खासकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था जिसमें बात कही गई थी तिलक तराजू और तलवार, उनके साथ क्या क्या करो, वो लाइव टीवी पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी पार्टी पर ये बड़े आरोप लगे थे। अब एक बार फिर से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सारी पार्टियां कवायद कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उसमें सबसे पहले स्टैंड लिया। उसके बाद यूपी की सत्ता में महत्वपूर्ण पकड़ रखने वाली, कई बार उनके मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। 30 साल बाद समाजवादी पार्टी की ओर से ये इस तरीके के जातिगत सम्मेलन किए गए जिसमें ब्राह्मणों को खासकर रिझाने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिजीवी कौम रही है, और अगर उसका एक सिंगल सदस्य भी है तो उसके साथ कम से कम 10 वोट जुड़े ही मानकर चलते हैं। एक छोटे से छोटा सदस्य भी जो 18 साल उम्र पूरी करता है, वो भी अपने दोस्ती और तमाम दायरों से कम 10 वोट प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसी को लेकर अब यूपी की राजनीति में एकदम से जो है वो ब्राह्मण हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों को केंद्र में रखा जा रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण जाएगा किधर, ये बड़ी बात होगी काव्या। अगर बीजेपी, हालांकि ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि हम किसी जाति को लेकर विशेष वर्ग को कोई खास कार्यक्रम नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी की भी कवायद देखी जाएगी। 8 ब्राह्मण मंत्री बना रखे हैं उन्होंने, और उनके वो मंत्री भले ही किसी सम्मेलन के माध्यम से नहीं, लेकिन जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, वहां जाकर बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ जुड़ा रहे। उसको बुद्धिजीवी होने की दुहाई दी जा रही है, लेकिन यह बुद्धिजीवी किस करवट बैठता है, किसकी तरफ रुख करता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है काव्या। बिल्कुल। और एक और अहम सवाल उठकर सामने आता है, क्योंकि जब से योगी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, उसके बाद से बसपा बड़ी खामोश नजर आई। कभी किसी बात का विरोध करती नजर नहीं आई, किसी मुद्दे पर ज्यादा खुल करके बोलती नजर नहीं आई, मीडिया के सामने भी कम ही मुखातिब हुई। और इस बीच अब एकाएक 6 महीने पहले ये परिवर्तन बसपा में नजर आना, क्या फायदा मिल पाएगा इस एकाएक परिवर्तन का? ये बहुत बड़ी बात कही आपने काव्या जी। 3 महीने पहले की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ राजनीतिक सक्रियता के रूप में सिर्फ ट्वीट देखे जाते थे। ट्वीट के अलावा बहुजन समाज पार्टी कहीं जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। कहा जाता है कि इसमें नोटबंदी के दौरान इनके जो भाई हैं आनंद जी, उनके कुछ ऐसे संदिग्ध लेन देन पकड़े गए थे, उसके बाद से दबाव बना, तो ये बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को सीमित कर लिया था। लेकिन चुनाव आ गया है, तो चुनाव में तो आपको अंततोगत्वा जमीन पर उतर कर आना ही होगा। अब एक बार बताया है कि 2007 के दौरान एक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया था और मायावती जी फुल फ्लैश से आई थी, लेकिन ये वही वोटर है जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत से लाए। इसी वोटर ने 2012 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, और इसी वोटर ने 2017 में बीजेपी को जो है वो प्रचंड बहुमत दिया। तो वोटर वही है, लेकिन जो करीब 10% का फ्लोटिंग वोटर होता है उसको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबकी, हर पार्टियों के अपने अपने समीकरण हैं, लेकिन ब्राह्मणों का खास तौर पर केंद्र में आना ये जरूर एक अचंभे की बात नजर आ रही है। यूपी की राजनीति को आप समीकरण बदले जा रहे हैं। आज तक ये कहा जाता था, खुल के कहा जाता था कि सपा का एमवाई फैक्टर चल रहा है और बसपा का दलित फैक्टर चलता है, ब्राह्मणों का फैक्टर अलग चलता है, क्षत्रियों का फैक्टर अलग चलता है। लेकिन अब एक चीज जो है केंद्र में आ रही है कि हर राजनीतिक दल प्रयास कर रहा है कि ब्राह्मण कार्ड को बहुत बखूबी खेला जाए ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथ लग जाए। यही तो थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एमवाई फैक्टर जैसा आपने कहा समाजवादी पार्टी खुले रूप से स्वीकार करती थी, और वो उनके कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या देख लें, उसमें भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। और उनके माध्यम से जो तमाम आयोग होते हैं और जो इसके सहकारिता विभाग के जो पद होते हैं, तो उनमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो जिसकी राजनीतिक मंशा है, जिस तरीके से जिसके राजनीतिक समीकरण है, उसी गुट के लोग उन पदों पर आसीन होते हैं। लेकिन एकदम से ब्राह्मणों का केंद्र में आ जाना ये इतना आसान भी नहीं रहेगा काव्या, क्योंकि
यूपी की राजनीति में हर विधानसभा सीट पर अलग अलग समीकरण होते हैं। बिल्कुल। जातिगत मुद्दे तो हावी होते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखें सवर्ण बनाम बैकवर्ड की लड़ाई है, कहीं पर बात करें तो मुद्दे बिल्कुल उससे उलट हैं। वहां पर कभी कभी प्रत्याशी को, जिस जाति का प्रत्याशी आता है, अच्छी बात है, कई कई ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि MY फैक्टर मुसलमानों और यादवों का अच्छा परसेंटेज है, लेकिन वहां पर से अगर किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को उतार दिया जाता है तो वहां पर जो यादव और क्षत्रियों के बीच संघर्ष चल रहा है, कई ऐसी सीटें हैं, तो वहां पर वो समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं देते, फिर वो अपने सजातीय वोटर की तरफ जाते, सजातीय जो कैंडिडेट होता है उसकी तरफ जाते हैं। यूपी की राजनीति को इतनी जल्दी समझना राजनीतिक पार्टियों के बस की बात नहीं रही है। लोग कहते हैं कि जिसने यूपी का तिलिस्म भेज दिया वो बहुत आसानी से केंद्र तक भी पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पवन, एक और चीज है जो जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि अब सियासी जंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जाति समीकरणों पर वापस घूम फिर के सब आ चुके हैं। भले मंचों से सबने कहा था कि हम इस बार विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, इस बार कार्यों पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन चाहे आप भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये सब घूम फिर कर वापस जो है वही जाति समीकरण पर आ चुके हैं और जो स्तर पर आ जाते हैं कि इन स्तरों पर हम लड़ाई लड़ेंगे और इन स्तरों पर हमको चुनाव जीतना है, विकास से हमारा कोई लेना देना नहीं, कार्यों पर हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे चुनाव में। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे जैसे ये राजनीति आएगी इसका कड़वापन और बढ़ता जाएगा। विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं, पीछे चले जा चुके हैं। विकास के मुद्दों पर शायद ही कोई बात करता है, जब कोई मीडिया से सवाल उठा दिया जाता है तब विकास के मुद्दे भले ही गिनाए जाते हों, लेकिन जब आप पब्लिक रैलीज में देखें तो वहां पर जातिगत मुद्दे ही हावी हैं। जातिगत जो जातियों के अपने खास महापुरुष रहे हैं उनकी तस्वीरें जो है वो होर्डिंग और बैनरों में लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं, और उसी को लेकर उसी तरीके के नारे हैं, उसी तरीके की स्पीच है, उसी तरीके से लोगों को लुभाया जा रहा है। तो जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये चुनाव और भी ज्यादा जातिगत मुद्दों में उलझता चला जाएगा। बिल्कुल। पवन, अगर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि जिस तरीके से भाजपा इस बात का दावा कर रही है, कल कौशल किशोर का बयान सामने आया था, 90 से 95% ब्राह्मणों का वोटर उन्होंने अपने पक्ष में बताया था, क्या लगता है आपको कि इसके बाद की स्थितियां वही सामने आने वाली है, भाजपा को बसपा टक्कर दे पाएगी? ब्रेक ले रुक रही है, उसके बाद इसका जवाब देती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है। सीधा पवन के पास जाऊंगी। पवन, क्या कहेंगे आप, क्या भाजपा को बसपा टक्कर दे पाएगी? जिस तरीके से उसने कहा है कि हम ब्राह्मणों के साथ चल रहे हैं, ब्राह्मणों को साथ लेकर के चलेंगे। देखिए, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं कौशल किशोर जी के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि 90 से 95% ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि इसके पीछे उनका क्या आधार है, क्या कैलकुलेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। खासकर अब जो जातियां, देखिए वोटर भी जो है वो चालाक होता चला जा रहा है। जो जितनी भी पार्टियां पहुंचती हैं वो सबसे कहता है हाँ भाई हम आपका ख्याल रखेंगे। वो रैलियों में भी जाता है, आप उसको झंडा देखो जाके, वो झंडा भी अपने घर पे लगा लेगा। लेकिन जब ईवीएम की बारी आती है तो उस वक्त वोटर जो है वो काफी कुछ चीजों का चुनाव करता है। पता नहीं इस बात का उनके क्या आधार रहा हो। हालांकि वो इस बात को लेकर कह रहे हो कि एक डिप्टी सीएम का पद ब्राह्मण को मिला हुआ है, 8 मिनिस्टर है, अभी जो केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ मोदी सरकार के, उसमें भी ब्राह्मणों को जगह मिल गई। लेकिन इसके अलावा और बाकी क्या है? जिस तरीके से विकास दुबे एनकाउंटर के बाद एक शिगुफा खड़ा हुआ और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थीं उन्होंने ब्राह्मण अत्याचार का मुद्दा उठाया, वो यूं ही नहीं निकाला जा सकता। ग्राउंड लेवल पर जब हमारे रिपोर्टर्स वहां से जानकारी देते हैं, और हम क्योंकि पत्रकार हैं हमको जमीन की रिपोर्ट भी देनी होती है, तो जमीन पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के बीच अभी ये संदेश साफ है, उनके हृदय में ये बात है कि विकास दुबे को गैर संवैधानिक तरीके से फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया गया। धन्यवाद पवन मेरे साथ जुड़ने के लिए। पवन पांडे न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से नाराजगियां हैं, नाराजगियों पर कहीं ना कहीं चुनाव में क्या स्थिति नाराजगियों की देखने को मिलती है, ये सबसे अहम बात होगी। क्योंकि देखिए, भाजपा भले ही बार बार इस बात का दावा और वादा कर रही हो कि ब्राह्मणों का वोट हमें मिलेगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि ब्राह्मणों में नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आई। जब विकास दुबे हत्याकांड को लेकर के जब बात सामने आई तो लोगों से कहा गया कि आप क्या अपराधी को सजा देना गलत हो गया, तो सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि खुशी दुबे की कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से उसे जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, तबीयत उसकी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद कंटिन्यू जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हुई, रायबरेली की घटना सामने आई, वहाँ ब्राह्मणों की हत्या की गई, उस मसले को लेकर के कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी तो है। और दूसरी अहम बात, जिस तरीके से मायावती की सरकार यानी बसपा सरकार पहले भी कह चुकी है, कई नारे इस तरीके के दे चुकी है जिसमें ब्राह्मण समुदाय को खासी नाराजगी
का उसको सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्ड तो चले जा रहे हैं, लेकिन इस कार्ड का समर्थन कौन से दल का करते हैं ब्राह्मण। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ख्वाजा शमशुद्दीन जी है मेरे साथ बसपा से, इसके साथ ही प्रदीप भट्टागर जी है मेरे साथ भाजपा से। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। अब सभी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से एक अच्छी सियासी बिसात बिछाया जाए ताकि चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आए। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार क्यों आखिरकार जो है ब्राह्मण वोटर जो है टारगेट पे चल रहे हैं? एक्चुअल में इनकी जो गणित था ना, वो ओबीसी ने आके खराब कर दिया। इनको याद आ रहा है ब्राह्मण, याद आ रहा है, इन्हें हिंदू याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जातिगत राजनीति बहुजन समाज पार्टी ने कभी उसी चीज की फिर शुरुआत कर दी। ये वही लोग हैं जो जूते मारो चार के नारे लगाते थे, और ये आज वही लोग हैं जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। कभी सतीश मिश्र जी से पूछा है कि आपने छत पे भगवा झंडा लहराया है? आज ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, ब्राह्मण कार्यक्रम कर रहे हैं, जन आंदोलन के कभी आज तक करा नहीं इन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए। आज ये ब्राह्मण सभाएं कर रहे हैं। आज ये चीजों को देखो, रिझाने वाली चीजें रिझेंगी नहीं। छुपी जो चीजें छुपेगी नहीं, सब खुल चुकी है। ये लाख कुछ भी सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा एक पहले चेहरा होते थे, मगर अब कुछ भी मिले। सतीश चंद्र मिश्रा की क्या बहुजन समाज पार्टी में हैसियत और बैसात रही है, वो भी हमने आपको देखी पहले चीज। क्योंकि दूसरी चीज है कि आज प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जब से प्रदेश में राजनीति में आई है, उसने जातिगत राजनीति करके ऐसा बांट दिया प्रदेश को कि आज बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि आज हम जातियों में बच चुके हैं। पहले नहीं था प्रदेश के अंदर। मायावती जी ने अपने पार्टी को चमकाने के लिए जो जातिगत राजनीति करी, आज हम भुगत रहे हैं उस चीज को, और हम पूरा प्रदेश भुगत रहा है, पूरा देश भुगत रहा है। हमें कहीं ऊपर उठ के सोचना चाहिए था देश और प्रदेश के बारे में, और हम सबसे पहले जाति को सोचते हैं, जाति के बारे में गणना करते हैं, मतगणना करते हैं, सोचते हैं, आकलन करते हैं कि हम अगर इस विधानसभा में अगर टिकट देते हैं मुस्लिम को, तो 10% मुस्लिम है, 10% मुस्लिम का तो भेड़ चाल के जैसे भेड़ सिस्टम है, वो तो एक तरफा वोट करना है, तो इन्हीं हार जाओ। यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, 1% 2% मुस्लिम है, तो यहाँ हिंदुओं को बताओ, और ये उसमें देखा जाता है कि भाई इसमें जाति कौन सी ज्यादा है, तो उसको ही एक दिया जाता है, टिकट भी दिया जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया था, उसकी बिरादरी को आगे दिया जाता है। ये चीजें चली। लेकिन प्रदीप जी, ये तो हर दल की हकीकत है ना, ये तो हर दल की हकीकत है। हर दल सारे जातीय समीकरणों को साधते हुए ही वोट जो है अपना टिकट देता है कि किस तरीके से जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो जातीय समीकरणों को भेद पाएगा, उस कैंडिडेट को उतारेंगे। जी मैं बताता हूँ क्या है कि पहले जो पिछड़ा हमारे प्रदेश का वर्ग था, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और उस कांग्रेस से जुड़े हुए उनका बहुत समर्थन, और वो संपूर्ण कांग्रेसी थे पूर्ण तरीके से। जब उन्होंने कांग्रेस की नीति देखी, उन्होंने जब दलित समाज के नहीं कहा, और बहन कुमारी मायावती जी ने जब एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई, प्रदेश में शुरुआत करी, तो इस चीज को रिझाया, और वो सारा वोट जो भी था कांग्रेस का, वो चला गया बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन ये राजनीति जो है जातिगत दलदल है, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने इसको और कैसे कहना है। फिर उसी नीति पर जब बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाज पार्टी ने वही करा, यादवों को प्रोत्साहन दिया और पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन नहीं दिया। आज उस चीज का हमने झगड़ा भी देखा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जातिगत राजनीति करी और आज ये ब्राह्मणों का नाम ले रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि 1 लाख पौने 2 लाख 1 लाख पौने 2 लाख SC/ST एक्ट में क्यों युवा बंद करेगा, और सालों साल बंद रहे, जिनका करियर खराब हो गया, तो उसके बारे में बताएंगे। झूठे केस में फंसाएंगे। आज आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण की ना बात करिए, प्रदेश की बात करिए, प्रदेश के विकास की बात करिए, आगे उन्नति बताइएगा। हम आएंगे तो यहाँ बाई एयरपोर्ट बनाएंगे, हवाई जहाज जो है आसमान में रहेगा, आसमान में सवारी चढ़ेगी। आप ऐसी बात बताइए। आप वो बताइए, आपने 22 चीनी मिली, करोड़ों अरबों रुपए की चीनी मिली, जो आपने कौड़ियों के भाव दी थी, आप उसके बारे में बताइए। जो आज आप कहाँ से चले, कहाँ आपके बारे में। ख्वाजा शमशुद्दीन जी के पास जाऊंगी। शमशुद्दीन जी, क्या कारण हो गया, फैक्टर बसपा को चेंज करना पड़ गया अभी कि चुनाव में? अभी तक तो आप हमेशा से अपने आप को दलित समुदाय की राजनीति करने वाला दल कहते थे। बहुजन समाज पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी ने सन 2007 में 85 टिकट ब्राह्मण समाज को दिया था, जिसमें से 42 ब्राह्मण विधायक बनके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। और ब्राह्मण समाज की जो आज चर्चा हो रही है, बहन मायावती जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में
जब ब्राह्मण समाज का सम्मेलन की चर्चा शुरू हुई तो बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई। बीजेपी के लोग एकदम परेशान हैरान हो गए। कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। तो अब हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिया और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मान, सुरक्षा, गारंटी की बात हो रही है। तो जो दबे कुचले ब्राह्मण समाज हैं और जो अदर कास्ट के लोग और समाज की, उनकी बात बहुजन समाज पार्टी करती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा कि कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। जिला पंचायत का चुनाव अभी आपके सामने हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। उस चुनाव में शासन और प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हुई, महिलाओं की साड़ी खींची गई। ये तमाम चीजें, तमाम समस्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुई है, उसको देखते हुए आज सौर समाज के साथ ब्राह्मण समाज चूंकि प्रबुद्ध वर्ग है, आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ फिर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि जिस तरह से 2007 में बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और निश्चित तौर पे 2022 में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। कोई रोक नहीं पाएगा ये। प्रदीप भट्टागर जी, कोई रोक नहीं पाएगा, पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनाएंगे। बात है, मगर आप कहीं एक स्पष्ट राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो राजनीति में दोगलापन, जैसे भी आप बता रहे थे कि इन्होंने बैन लगा दिया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि कोई भी जातिगत कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। इन्होंने नाम चेंज करना पड़ा। पहले तो उनको संज्ञान में ही दे दूं। बड़ी दिक्कत है समाजवादी पार्टी के जो भी बहुजन समाज पार्टी के बैठ कर समझाना पड़ता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जातिगत राजनीति में आज इन्हें जो याद आ रहे हैं, जो 84 सीट है, जो फलाना सीट है, ये तो लास्ट टाइम जब इन्होंने समन्वय करा समाजवादी पार्टी के साथ, अभी इन्हें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव देखा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह राजनीति, जिस तरह चुनाव लड़ा और किस तरीके से चुनाव जीतकर सेंटर में पहुंची। ये एक ज्ञान था उनके लिए और उन पे चली। आपने बागपत में देखा कितना बड़ा कार्यक्रम करा, जाट महासभा क्यों करा आपने, हिंदू महासभा क्यों नहीं करी? और आज जब ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, हिंदू महासभा क्यों नहीं कर रहे? आप करिए ना। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, आपने प्रकोष्ठ तो आज तक बनाया नहीं। दलितों का उत्थान आपने करे, बहुत अच्छा काम है, सर्वजन सुखाए सर्वजन बिताए, मगर आपने नारा केवल बसों पे दिया, आपने समाज में नहीं दिया। आज भी दलित पीड़ित है, पिछड़ा वर्ग पीड़ित है, आज भी पूर्वांचल में भुखमरी है, आज इतने मल्ला हैं, मौर्य हैं, जो धोबी समाज है वो आज भी पीड़ित है। आज कभी इन्होंने कभी नजदीक तक वहां जाके देखा नहीं है। अगर देखते तो उद्यान के लिए अगर काम करते तो आज ये किसक के 20-22 पे ना आते। मेरा तो यही निवेदन करूंगा कि आप राजनीति करिए, मैं कोई आपत्ति नहीं है हमारे भारतीय जनता पार्टी को। आप किसी राजनीतिक पार्टी को, बिल्कुल आप किसी भी धर्म जात की पार्टी की करिए, राजनीति करिए, अच्छी बात है, मगर बांटे ना। प्रदेश के विकास की बात है, प्रदेश को आगे लाने की बात है। लेकिन ब्रेक के बाद एक सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि लगातार ये कहा गया योगी सरकार आने के बाद कि अब मुद्दे जो होंगे वो विकास के होंगे, तो फिर क्यों घूम फिर के सियासत जो है जाति समीकरण पे आ चुकी है। ब्रेक ले रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शफीक और रहमान जी के पास जाऊंगी, मैं शमशुद्दीन जी के पास जाऊंगी। शमशुद्दीन जी, क्या समझा जाए, क्यों आखिरकार सियासी समीकरणों को बदला गया है? क्या मायने निकालो? क्योंकि एक लंबे वक्त से खामोशी के बाद एकाएक उग्र हो जाना, सम्मेलन करना, बातचीत करना, प्रयास करना कि जाति समीकरण अच्छे से साधे जा सके। प्रदीप भट्टागर जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस बार के चुनाव को लेकर के आपने कहा था 2022 के चुनावों को लेकर के कि 2022 में चुनाव के मुद्दे विकास के होंगे, राजनीतिक समीकरण के नहीं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नजरों से ओझल हो गया था राजनीतिक दल, अब वो सक्रिय हो चुका है और ये सक्रियता तब दिखाई दी है जब 6 महीने का मात्र वक्त बचा हुआ है। सबसे अहम बात है कि इस बार भी जातीय समीकरणों पर ही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार कई मुद्दों पर बयानबाजियां सामने आ चुकी हैं और अब यूपी की सियासत और गर्म हो चुकी है, क्योंकि हालिया नेताओं के बयान भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। चाहे बसपा की बात कर लीजिए, बसपा का पुराना नारा जो दिया गया था उससे अभी तक नाराजगियां हैं। भाजपा की बात कर लीजिए तो भाजपा पे ठाकुरवाद का क्योंकि बड़ा आरोप लगाया गया, इसके साथ ही ये कहा गया कि ब्राह्मणों के प्रति इनका जो है आक्रोश देखा गया, इसलिए ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी है। वहीं सपा के हालिया कुछ बयानों के बाद कहीं ज़्यादा नाराजगी देखने को मिली।
शमशुद्दीन जी के पास जाऊंगे मैं। शमशुद्दीन जी, क्या कहेंगे आप, क्यों आखिरकार इस बार भी जातीय समीकरण पर ही वापस उत्तर प्रदेश की सियासत आ गई है, जबकि कहा गया था कि इस बार विकास कार्यों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। पूछेंगे कि क्या काम किया है सरकार ने। बीजेपी ने जब सरकार बनाई थी तो विकास की बात की थी, किसान की बात की थी, छात्रों की बात की थी, लेकिन काव्या जी मैं आपको बताऊं कि जब इन्होंने सरकार बनाई इन्होंने कहा 15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, और आज महंगाई चरम सीमा पे है। गैस का दाम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी कल की डेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी उन्होंने किया है। किसानों का जो खाद का मामला है, खाद की बढ़ोतरी हो गई है। और अगर सारे समाज के लोग खुश होते तो किसान आज सड़कों पे ना होता। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। आज पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए। और रही बात जातीय समीकरण की, तो इनके पर भी सीधे सीधे आरोप लगता है कि प्रदेश के अंदर आप किसी थाने पे चले जाइए, किसी तहसील, किसी कचहरी में चले जाइए, आपको एक समाज, एक विशेष के लोग दिखाई देंगे, नेम प्लेट भी आपको दिखाई देगा। ये किसी से छुपा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब प्रदेश में सरकार बनती है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को आगे बढ़ाकर और समाज का सम्मान करती है, भागीदारी देती है। आज देख लीजिए प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम पे चल रही है। नहीं, वही तो शमशुद्दीन जी मेरा सवाल है कि क्यों फिर ये मुद्दे लेकर के नहीं प्रयास किया जा रहा है चुनावों को करने का? क्यों ब्राह्मण वोटर्स को साधने का प्रयास है? क्यों दलित वोटर्स को लेकर के बयानबाजियां की जा रही है? क्योंकि ये जो जिन मुद्दों को अभी आपने उठाया, इन मुद्दे से तो हर वर्ग पीड़ित है, हर जाति का व्यक्ति पीड़ित होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दलित इससे खुश है, ब्राह्मण इससे नाराज है, ऐसा तो है नहीं। महंगाई सबका मुद्दा है, सड़क सबका मुद्दा है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है। विकास की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। और आपको मैं बताऊं मैडम, जो ब्राह्मण समाज की बात ये कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग पूरे प्रदेश में 15 सालों से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। 2007 में हमने बताया आपको 85 टिकट बीएसपी ने दिया था ब्राह्मण समाज को, जिसमें से 42 एमएलए जीत के आए थे। तो ब्राह्मण समाज हमसे कहीं अलग नहीं है। बीच में इन्होंने जो लॉलीपॉप दे दिया था 15 लाख रुपया मिलेगा, ब्राह्मणों का सम्मान होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो समाज जो पढ़ा लिखा है वो आज फिर एक बार 2007 में जिस तरह से बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, और 2022 की तैयारी हो रही है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सारे समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी चलने का काम कर रही है प्रदेश के अंदर। प्रतिभा ठाकर जी, क्या कहेंगे आप? सभी दलों को लेकर के चल रहे हैं, विकास के मुद्दों पर ही बात करेंगे, लेकिन जाति समीकरण साधना जरूरी है। हमें भी सोचना चाहिए था कि महंगी महंगी मूर्तियां लगवाना, हमें भी सोचना चाहिए था 100 रुपए का पत्थर 1100 रुपए का लगवाना। ठीक है ना, सोच में एक फर्क होता है। आदमी, मैंने सुना था कि बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद मूर्ति लगती है, मगर जहाँ पहले मूर्तियां लगी वो भी हमें दी। जब सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जब बात करते हैं, मैं तो इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप प्रदेश में रहे, आपने प्रदेश को क्या दिया? कितने मेडिकल कॉलेज आप बना के गए, कितने बड़े हॉस्पिटल जिलों में आप देखे गए, कितने स्कूल आपने विकसित किए? आप बताइए कि आप ये पौधा लगा के गए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इस महामारी का कोई आप ऐसा कोई योजना बताइए जो आप करके गए? आपने मूर्तियां लगाई, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपके ठेकेदार चला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आपका कोई पौधा ऐसा लगाया हुआ अपने विकास का जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको तेजाब डाल के, उसका नमक डाल के सुखा दिया, हमको उसे पूछना चाहते। हम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा पौधा लगा के गए हो आप विकास का, आप स्वास्थ्य का, या फिर आप शिक्षा का, या डॉक्टर एमबीबीएस के बच्चे पढ़ने का, आपने कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज का, कोई प्रयोगशाला, कोई आपने कोई ऐसे वैज्ञानिकों के लिए कोई ऐसा बनाया हो जो भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त कर दिया? थोड़ा बताइए। अगर ध्वस्त किया तो इनके गुंडे बदमाशों की जमीनें कब्जे में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 900 करोड़ की जमीन कम से छुटाई गई है, इन्हीं गुंडे बदमाशों छुटे गए। और मैं काव्या जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे भी है, आप कल भी बैठा था मैं आपके साथ, और आप मुझे फिर भी आप विकास दुबे के बारे में विषय में बात कर रहे थे, ब्राह्मण कहते, और आज फिर आपने 2 बार रिपीट करा। मैं इस पर भी एक सवाल का जिसमें आपका जवाब दे दूं जी। विकास दुबे को ब्राह्मण का नाम ना दे, आप बदमाश गुंडे का नाम दे। और जिसे मारा है ब्राह्मण को नहीं मारा, गुंडे को मारा है। और रायबरेली में और सही बात के साथ वो कौन थे गुंडे? मैं बता, सुनिए जी, बता उसके बताया तो आपको मैं। हाँ। अगर व्यक्तिगत लड़ाई है तो उसको ब्राह्मण का रूप ना दे, कानून अपना काम करने के लिए ये लड़ाई देखिए, आप चैनल पे बैठ के आप ये लड़ाई आपकी या मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी 24 करोड़ की आबादी के साथ है। और वो आबादी मान रही है कि आपने ब्राह्मणवाद पर हमला किया, आपने ब्राह्मण को नाराज किया, ठाकुरवाद चलाया, आरोप लगा आपके सरकार पर। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
आप मंच पे बैठिए, आपको शोभा नहीं देता जातिगत बोलना। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप टीवी के एंकर होकर बैठिए, आपको जातिगत बोलना आपको शोभा नहीं देता। अगर कहीं झगड़ा हुआ है, कहीं प्रदीप दंगा भट्टागर हुआ जी, है, व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ मैं, एक जो मिनट, मुद्दे मैं हैं जहाँ नाराजगियां हैं उन सुनिए। नाराजगी पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर कोई क्या आप पे खुशी इस दुबे टाइप को की लेकर के कोई नाराजगी भ्रम- नहीं देखी आपने, आम जनता ने आपके प्रति प्रदर्शन किया हो? नहीं देखा आपने? ये कानून किस के आगे तरीके से कुछ नहीं है। ब्राह्मण दल के लोग जो है आपका विरोध करते आए, नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए खुशी दुबे के मामले में? आपने नहीं देखा क्या? रायबरेली में तो जो आप घटना हुई, क्या क्या आप पे चाहते हैं? नाराजगी आप क्या नहीं चाहते आई? हैं? नहीं, कावे जी, इससे आप व्यक्तिगत मेरा टिप्पणी पूरा नहीं आई, बताइए। ये हुई घटनाओं के आधार पर सवाल है कावे जी आपसे। देखिए, नहीं सुनिए कावे जी, मैं अगर कुछ चीज आपके आगे रख रहा हूँ तो प्लीज मेरी ना बात को भूल जाता हूँ, मेरी बात का लय टूट जाता है। मेरी बात पूरी है, मैं आपकी हर चीज सुनूंगा। बिल्कुल, आपने फिर विकास दुबे आप के लय बारे में बांध बताया, लीजिए, फिर कोई विकास- बात नहीं, दोबारा मैं लय बांध लीजिए। नहीं, फिर मैं विकास दुबे के बारे में बता रहा हूँ। विकास दुबे बदमाश था, उसने कानून से खिलवाड़ करा, जी, उसने ये कितने सब पुलिस मानते अधिकारी हैं। और मार दिए, उसके साथ सही हुआ। बिल्कुल। आप इसको ब्राह्मण चोला ना, सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ, आप फिर आप बोलिएगा। आप इसको ब्राह्मण चोला ना पहनाइए। अगर आप लोग तथ्य हैं, अगर झगड़े हुए, आपको पता है कितने प्रतिशत में कागज जातिगत झगड़े होते हैं? आप अपने मंच पे उठा रहे हैं, अपने टीवी पे चीजें उठा रहे हैं, आप लोग कहीं भी बात ना चाहें, आप प्रैक्टिकल आके देखिए। आपने देखा भारतवर्ष में अभी कितने आप कह रहे हैं व्यक्तिगत मत कहिएगा, अब मैं व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ, तो सामाजिक तौर पर जिस चीज को लेकर के नाराजगी आई वो तो आपसे कहूंगी ना। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ नाराजगी हो तो तथ्य तो होना नाराजगी के। हाँ। आप पे कंप्लेंट तो हो, कोई आप पे कोई एफआईआर आई हो तो आप तथ्य रखिए ना। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कई बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है प्रदीप भट्टागर जी, हाँ, पहले से मैं खत्म कर रहा हूँ। खुशी दुबे के मैटर पर क्या आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ? हाँ या ना का जवाब दीजिए। नाराजगी का आकलन हम प्रदर्शन से कर लेते हैं ना। हुआ ना? किसने प्रदर्शन करा? हुआ ना? हिंदू सभा की तरफ से किया गया था, हिंदू लोगों ने किया था, नाराजगी जाहिर करी थी कि आपने किस तरीके से 3 दिन की ब्याही लड़की के साथ ऐसा किया है, जब उसकी तबीयत बीच में खराब हो गई थी। याद कर लीजिए, नहीं तो खबरों को गूगल कर लीजिए, उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं है, सर्च कर सकते हैं, फोन है आपके पास। कानून तोड़ने वालों के लिए हमें कोई परवाह नहीं है। आप ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं विकास दुबे का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ, मैं नाराजगी की बात कर रही हूँ। विकास दुबे हो, आपने जिस बेटिया का नाम लिया जो 3 दिन से भैया था, हमें कोई परवाह नहीं है। कानून अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराध तो नहीं साबित हुआ। उस घर के अंदर बता देता, उस घर के अंदर वहां की महिलाओं ने गोलियां भर भर के पिस्टल में दी है, पता है आपको? हथियार उठा के दिए, आपको पता है? आप डिटेल तक पढ़िए तो सही। आप पूरे नहीं प्रदीप भट्टागर जी, आप जो बातें कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बाद में बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। आप जो बातें मुझसे कह रहे हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं सत्यता से प्रेरित है और वो चीज सच हुई भी है, लेकिन अभी तक क्या खुशी दुबे पर कोई आरोप सिद्ध हो पाया? नहीं हो पाया। नाराजगी सामने आई लोगों की, आई। क्या आप पे ठाकुरवाद का आरोप नहीं लगा? आपकी सरकार पर लगा, तो सीधा सवाल है, इसमें गलत क्या है कि आपसे नाराज है ब्राह्मण समुदाय? किसने लगाया? जिसने भी लगाया, लगा तो आरोप, लगा तो आरोप। फिर आप मीडिया पत्रकार होकर अगर आप तथ्यों पे बात नहीं करेंगे तो मैं तथ्यों पे बात करिए जनाब, रुक जाइए, अभी आपको क्लियर कर दे रही हूँ। शमशुद्दीन जी, भाजपा कह रही है, कल कौशल किशोर जी का बयान सामने आया, उन्होंने कह दिया कि 90 से 95% ब्राह्मण हमें वोट देंगे, ये क्लियर है, हम आश्वस्त है इस बात पे। क्या लगता है आपको, ब्राह्मण खुश है भाजपा से? ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहा है और अभी जातीय आंकड़े की बात कर रहे हैं कि अगर आप वो निकलवा लीजिए जातीय आंकड़ा कि जितना इनकाउंटर प्रदेश के अंदर हुआ है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर हुआ है। अब किस भावना से किया गया है वो सच्चाई बाद में सामने आ जाएगी। और मैं भटनागर जी को भी सुन रहा हूँ कि इतना नाराज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर, आने वाला 2022 जनता उत्तर प्रदेश की सौर समाज की, ब्राह्मण समाज के साथ साथ सौर समाज की जनता एकदम परिवर्तन के मूड में सरकार को बदलना चाहती है और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, विकास को देखते हुए फिर एक बार बहन जी को लाना चाहती है। एकदम मूड बना लिया है कि फिर एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगी और जो सही है जो गलत है वो सब सामने आ जाएगा। प्रदीप भट्टागर जी, आप क्या कहेंगे? अब तो मैंने नहीं कहा, अब तो आपका विपक्षी दल कह रहा है। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको मैं देखिए, हमें परवाह नहीं है किसी की, हमें किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे और ना हमें किसी को खुश करके नाच गाना करके खुश करना है, ना तो किसी जाति को ना किसी धर्म को। हमें प्रदेश में सेवा करनी है, प्रदेश की जनता ने हमें वोट दिया है, उसका काम करना है। प्रदेश की जनता में ही जात का लेकर के अगर नाराजगी है तो क्या कहेंगे फिर आप? जी बिल्कुल, नाराजगी हमें परवाह नहीं है, गुंडा नहीं छोड़ा जाएगा। खूब नाराजगी दिखाइए, गुंडा बदमाश मुक्त प्रदेश बनाना है, उस पर काम करेंगे, करते रहेंगे। हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए,
किसी दल को, किसी को धर्म को, किसी जात को खुश करने के लिए सरकार नहीं बनाई है, केवल काम करने के लिए बनाई है। जनता को अच्छा लगेगा तो पूर्ण रूप से आएगा, पूर्ण बहुमत से आएंगे, ये भी वादा है हमारा। और जो अधूरे काम है वो भी करेंगे। आप बता दीजिए कि प्रदेश के अंदर किसी चौराहे में मूर्ति लगाई हो किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो बता दीजिए आप। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर आप मूर्ति लगाई हो अपनी तो बता दीजिए, अपने गुरु की लगाई हो तो बता दीजिए। ये सिस्टम है प्रदेश का। आप प्रदेश की जनता का पैसे का दुरुपयोग ना कीजिए। आपने वादा करा चुनाव जीतने का लैपटॉप देने का, तो सरकार अपनी जेब से क्यों दे? क्या जनता के पैसे से लैपटॉप क्यों दे? आपने वादा करा साइकिल देखने का, क्यों? क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। आप क्यों सरकार जो सरकारी पैसा है, जो जनता के खून पसीने का पैसा, उसे साइकिल क्यों दे? नहीं, बटागर जी, एक और वादा तो आपने किया, तरफ से भी आप पे लगा, उसका जवाब भी मैं चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर के सवाल सपा से पूछा गया, तो सुनील साजन जी की तरफ से जवाब आया कि जो काम नहीं कर पाते वो केवल नाम बदलने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम काम नहीं कर पाते, मगर नाम बदलने का काम किया। अगर हमने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करा तो कोई बुराई नहीं है। जब अलीगढ़ कराएगा तब किसने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बारे में जरा बता दीजिए। उसके बारे में जवाब कौन देगा? नहीं, उन्होंने आपके कामों को शून्य बता दिया ना। उन्होंने कहा कि आपने काम ही नहीं किया, इसलिए केवल नाम बदल के चर्चा में आ रहे हैं कि हमने काम किया क्या नहीं किया। और हम तो इंतजार में बैठे हैं चुनाव में, और पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं कि जनता हमारे लिए क्या सोचा है प्रदेश के अंदर। काव्या जी, आपको बता रहा हूँ बैठ के आज 100% श्योर बता रहा हूँ, प्रदेश के अंदर पहले से डबल सीट आएगी और बहुमत इतना जबरदस्त होगा कि हमारे सोच से ऊपर होगा। इतना हम बता देते हैं इस बारे में। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कैराना में मुस्लिम क्षेत्र है तो वहाँ पे 60% मुस्लिम राजनीति में करना अच्छी बात यही होती है। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, हौसले पे कॉन्फिडेंस है मुझे। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। चलिए शमशुद्दीन जी, क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनका कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नाराज होता है तो हो जाए, हम अपराध को खत्म कर रहे हैं क्योंकि इससे नाराजगी से हमारा कोई मायना नहीं। सबसे ज्यादा अपराध के खिलाफ बहन जी थी 2007 में, गुंडे माफिया जो थे बहुजन समाज पार्टी उनके खिलाफ थी, प्रदेश के अंदर छोड़ के चले गए थे। और रही बात भटनागर जी जो बता रहे हैं, जनता, सही बात है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता वो मूड बना के बैठी हुई है कि जो आज गैस का दाम 925 रुपया हो गया है, जो कड़वा तेल का दाम 200 रुपया हो गया, पेट्रोल का 100 रुपया हो गया है, इस जनता देख रही है, भोली भाली जनता सब देख रही है, बस समय का इंतजार कर रही है कि आए 2022 और फिर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे महंगाई, विकास, गुंडागर्दी, इस सब को देखते हुए परिवर्तन के मूड में प्रदेश की जनता एकदम तैयार है। बिला वजह ये लोग जो है इधर उधर हिंदू मुस्लिम जातिगत सब कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात कहाँ, प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं, प्रबुद्ध का नाम हो गया है, उसके बाद भी लोग सम्मेलन की बात करते हैं। सम्मान, सुरक्षा, तरक्की की बात हो रही है, उसके बाद जाति वाली बात करते हैं। ये आप देखिएगा काव्या जी कि 2022 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और निश्चित तौर पे बीजेपी से सारे समाज के लोग नाराज चल रहे हैं। सीधे सीधे जो है बहुजन समाज पार्टी आज प्रदेश के अंदर एक नंबर की पार्टी बन के उभर चुकी है और बहुजन समाज पार्टी से सारे नंबर 1 बनने के लिए क्यों शमशुद्दीन जी? बहुत देर नहीं हो गई जागते जागते नंबर 1 पे लाते लाते? एक लंबा कार्यकाल त्याग करके आप अब जागे हैं जब चुनाव सर पर है। जो किया था कि 15 लाख रुपया देंगे, किसानों का खाद कम कर दिया जाएगा, गरीबी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। आपने लॉकडाउन में देखा, कोरोना की स्थिति आपने देखा कि कैसे लोग तड़प के तो प्रदेश के अंदर मरे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद शमशुद्दीन जी का जवाब पूरा करवाओगे। लोग यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। शमशुद्दीन जी अपनी बात को पूरी करिएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी शेरनी बहना खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़ दिया, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। ये खामोशी बहुत लंबी हो गई, 4.5 साल तक खामोशी। यही बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़ दिया है, बल्कि चुनाव टाइम जब आएगा तो अपना तेवर और अपना जज्बा दिखाया जाएगा।
कि बहुजन चुनाव समाज से पहले पार्टी बिल्कुल शांत रहो, पता ना चले कि एक राजनीतिक दल विपक्ष में बैठा भी है और फिर बिल्कुल एकाएक जो बिल्कुल है खड़े हो जाओ सामने जी जी आकर के, जी ऐसा कोई नीति हम आपने लोग का इस्तेमाल की है? हम लोग का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो लगातार काम करता है। संगठन को देख के, सेक्टर, बूथ, वार्ड को देख के मजबूत किया जाता है। समय आने पर जवाब दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी भी कोई पार्टी, हिंदुस्तान की चौथे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और ये लोग हल्के में ले रहे हैं। जिस तरह से 2007 में सरकार बनी थी, फिर 2022 में बनने की एकदम तैयारी है एकदम। ठीक है, भट्टागर जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं क्या बताऊं आपको। मैं देखिए ऐसा है, मैं विषय पे, विकास के विषय में बात नहीं सकता हूँ, मैं धार्मिक विषय में बात, मैं जातिगत विषय में, क्योंकि हमें सिखाया नहीं। अगर हमें सिखाया जाता जातिगत राजनीति करना तो जरूर बोलता मैं। हमें तो ये सिखाया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमने जितने मोर्चे प्रकोष्ठ बनाए हैं वो आगे प्रोत्साहन के लिए बनाए गए और सबको उस हिसाब से टिकट दिया, ये देख के नहीं दिया हर प्रकोष्ठ को, मोर्चे को दी जाती। मेरे से हमें तो ये पता है कि हम जो राजनीति करते हैं विकास की करनी है और देश के हित के लिए करनी है। हमें ना तो हाथी लगाने ना घोड़े लगाने। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें चांदी की हों, हर भाई बहन खुशहाल हो। ये यहाँ बैठे किसानों की बातें कर रहे हैं, जरा बता दें बहन जी के बारे में कि 22 चीनी मिले बेच दी पौंडी चड्डा को, क्यों बेच दी, जरा बता सकते? ये स्पष्ट नाम लेके बोल रहे हैं। कौड़ियों के भाव बेच दी, और वो भी कौड़ियों से भी कौड़ियों बदतर भाव बेच दी। क्या मुझे पता था? इन्होंने शराब माफी जिंदा कर दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लूट के ले गए। क्या बता सकते हैं ये लोग बैठे मेरे साथ? क्या बता सकते जब प्रदेश से गए तो कितना खजाना छोड़े गए थे? इन्होंने एक ये नहीं बताया कि हम ये नया काम छोड़े गए थे आपके लिए। क्या एक कोई नया काम गिराया इन्होंने कि जो हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किया वो काम किया? बहन जी आएगी 5 साल बाद और बहन जी ये करेंगे वो करेंगे। बहन जी कुछ नहीं करेगी। बहन जी ने बादलपुर में कई हजार गज में मकान बनवाया है। क्यों बनवाया, किसके लिए, जरा बता दो। लखनऊ में कई हजार गज में मकान बनवाया, मीटर में, सॉरी कई हजार मीटर में, तो किसके लिए बनवाया बता दो। सेंट्रल दिल्ली में जहां आदमी झुग्गी डाल सकता वहां मकान बनवाया है, बुलेट प्रूफ। किसके लिए बनवाया, किसके पैसे से बनवाया? बहन जी ने कौन सी मजदूरी करी, कौन सी मील बनाई जो मकान के सारे बड़े बड़े कई हजार गज में बनवाए? तो पैसा कहां से आया? कार्यकर्ता को तो पैसा है और उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा जो लूट के ले गए ये लोग। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में आप गए तो क्या विकास छोड़ के गए, थोड़ा बता तो दीजिए मुझे भी। कुछ शर्मिंदा हो जाऊं मैं भी, हो सकता है मुझे शर्मिंदगी हो जाए। तो मतलब हमने क्या तो ये कराई नहीं। भट्टागर जी कि आप विपक्षी दलों को नगण्य समझ रहे हैं इस समय? आपको नहीं लगता कि इनमें से किसी की भी ताकत है जो आपसे लड़ सके? आप मुख्यमंत्री मुखिया बन के आप 5 वर्ष रहे, आप 2.5 वर्ष रहे। मैं तो ये इतना लंबा कार्यकाल में आप जनता को, समाज को क्या देके गए? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। समाज को पहले स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुगम रास्ते चाहिए। मैं तो यही तो पूछना चाहता हूँ। मेरा तो गलत सवाल हो तो पता ही मेरा नहीं, तो बात यही तो आ रही है कि इन मुद्दों पर तो कोई बात नहीं कर रहा ना। इन मुद्दों पर तो कोई भी जवाब नहीं देता। जब मुद्दों की बात आती है तब तो बताते हैं वहाँ ब्राह्मण है, वहाँ फैक्टर है, वहाँ दलित फैक्टर है। कह रहा हूँ काव्या जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उनका कैबिनेट, उनके मंत्री, उनके विधायकगण, उनके सांसदगण बात करते हैं ना। हम तो विकास की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, हम तो बात करते हैं ना। हम इसीलिए तो आए सरकार में। अगर हम सरकार में बैठ के, अगर शिवशुद्धि जी क्या कहेंगे आप वापस घूम फिर करके जो पहुंचे हैं वो जाति समीकरण पे पहुंचे हैं, भाजपा नहीं पहुंची है। भाजपा चाहती कि आप विकास के मुद्दे पर उससे बात करें, सवाल करें। उनका मुख्य एजेंडा यही है ही है, जातिगत वाला, हिंदू मुस्लिम वाला। काव्या जी, मैं मकान के बारे में चर्चा कर रहे थे भट्टागर जी। मैं बताना चाहूँ, जब बहन जी 2007 में चीफ मिनिस्टर बनी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन गरीबों के पास मकान नहीं था, जो गरीब परिवार सड़क पे रहता था अपने बीवी बच्चों के साथ, उसको मात्र 10 रुपए के स्टैंप पे मकान देने का काम अगर किसी ने हिंदुस्तान के अंदर किया तो बहन मायावती ने किया, काशीराम जी के नाम से शहरी आवास विकास। ये बता दें कि किन गरीबों को इन्होंने मकान दिया है प्रदेश के अंदर। मकान देने का काम अगर किसी ने किया, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, काशीराम साहब के नाम से। और जिन गाँव में, जिन ब्लॉकों में लाइट नहीं थी, अंधेरे में लोग रहते थे, अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर गाँव में इन्होंने लाइट देने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने किया है। वहाँ अंधेरा रहता था, चोरी होती थी, डकैती पड़ती थी, वहाँ पर लाइट देने का काम, ट्रांसफार्मर लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और इन्होंने क्या किया, पटेल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा लगा दिया। पार्क की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं, तो जो अंबेडकर पार्क लखनऊ के अंदर बना हुआ है, आज देखिए सरकार को कितना फायदा हो रहा है। वहाँ पर अच्छे से फिल्म दुनिया के लोग आके शूटिंग करते हैं, पैसा आता है, राजस्व बढ़ोतरी होती है।
ये तो सरकार को भी तो फायदा है, जनता को भी फायदा है। इन्होंने प्रदेश के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना, देख लीजिए हाई फाई बना हुआ है, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। वो रुपया कहाँ से आया जो कार्यालय में फुल एसी बनाया गया है? पटेल जी की मूर्ति इतनी लंबी चौड़ी बनाई गई है, क्या मतलब बताइए? ये अम्बेडकर पार्क की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं। जनता, यहाँ की प्रदेश की जनता देख चुकी है, समझ भी रही है। निश्चित तौर पे मैं फिर एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि आने वाला 2022 बहुजन समाज की पार्टी की मूर्ति क्यों लगी है पता लग जाएगा। ऐसा कौन सा भाला फेंका था मायावती ने जो मूर्ति लगवाई है, बता देंगे आप थोड़ा बता देंगे? मैं बोलना नहीं चाहता, मूर्ति लगी बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए कौन सा मायावती ने ओलंपिक जीता जो आपने मूर्ति लगवाई है? ये बता दीजिए काशीराम जी ने कौन सी ओलंपिक गेम जीता था जो आपने उनकी मूर्ति लगवाई है? आप थोड़ा बता दीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों की गोली खाई थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई लड़ी थी, बता दीजिए काय की मूर्ति लगवाई है आपने माननीय काशीराम जी की? बता दीजिए किसने लगवाई है? लगाया आपने क्यों लगाया? पटेल भाई जी की लगवाई है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, एक कर्मठ थी। आप बताइए ना आपने क्यों लगवाई? बहन मायावती ने कौन सा ओलंपिक गेम जीता था या कौन स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़ी थी? बता दीजिए। हमारे पार्टी के जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है, आप भी तो लगाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, हम लोगों की आपने बात करी अभी, आपने बहुत अच्छा कहा, अम्बेडकर समाज की बात आपने करी, बहुत बढ़िया कहा। देखिए इनकी दोहरी राजनीति बताता हूँ। इन्होंने क्या काम करा, गाँव में चिन्हित करा, और चिन्हित में अगर 4,500 गाँव चिन्हित करे कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अम्बेडकर समाज रहता है, तो 4,000 में केवल 1,500 गाँव का काम किया, वो भी आधा लीजिएगा केवल नाम के लिए। और बिजली की सुनिए, मैं आपके जवाब, आपसे सवाल करें जवाब दे दूँ। बिजली की सुन लीजिए, राम साहब के नाम से चुनाव लड़े देहात से, बता रहा हूँ, सुनिए। अरे मैं आपकी बता रहा हूँ मैं, अरे सर मैं आपकी बच्चा की और आपकी बहन जी के औकात बताता हूँ, राजनीति कैसे करी बताता हूँ, सुनिए। सहारनपुर से सुनो, सहारनपुर बाहरी क्षेत्र देहात से बहन जी चुनाव लड़ी। जब तक चुनाव लड़ी दोनों सीटों से जीत गई, एक सहारनपुर से और एक जगह और कहीं से लड़ी थी, मुझे ज्ञात नहीं है वहाँ का। जब इन्होंने सहारनपुर विधानसभा चुनाव जीत गई तो वहाँ पे पूरे 24 घंटे लाइट थी, और जैसे ही वहाँ से इस्तीफा दिया उपचुनाव हुआ, वहाँ लाइट बुझ गई। 8 घंटे 10 घंटे का काट दिया इन्होंने। मैं तो कहता हूँ आपने राजनीति करी, किस बात की करी आपने केवल 2 वर्गों के लिए काम किया, प्रदेश की जनता के लिए थोड़ा सा काम किया। आप तो जातिगत राजनीति करी, आप प्रदेश के बारे में सोचा ही नहीं आपने। क्या प्रदेश की जनता मुसलमान है पूरी? क्या प्रदेश की जनता दलित है पूरी? और तो कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, महिलाएं तो है ही नहीं, बच्चे तो यहाँ है ही नहीं, उत्पीड़ना यहाँ पे है ही नहीं। क्या आपको वही दिखाई देते? हो रहा है बीजेपी की सरकार में। गोरखपुर में भी प्रियंका भारती यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने की जो साजिश रची गई है, गोरखपुर की घटना, खुशी दुबे की घटना, तमाम ऐसी घटना है। और महिलाओं की साड़ी जब अपराध होता है कानून अपना काम करता है, सब्जुद्दीन जी। बिल्कुल करता है। क्या आपको पता है गुलावटी कांड पता है आपको? किसी सच्चाई को छुपाया, गुलावटी कांड पता है आपके टाइम का? लोनी कांड पता है आपके टाइम का? क्या बताओ आपको? अलीगढ़ कांड पता है आपके अलीगढ़ कांड पता है आपके टाइम का? ये अभी तक की चर्चा को मैंने बड़े गौर से सुना। इस मुद्दे में मुझे कहीं तो नहीं नजर आया कि आप दोनों ने चर्चा में आरोप प्रत्यारोप के दरमियान कहीं जनसत्ता की बात करी हो, जन सरोकार की बात करी हो। मूर्ति किससे लगाई, क्यों लगाई, मूर्ति का क्या मायने है, क्या मायने नहीं है, इस पे चर्चा कर रहे हैं हम दोनों। तो पूछना चाहता हूँ किसका पैसा था? बहन जी लाई थी अपने घर से, किसके मूर्ति का पैसा लगा? मैं तो वही सवाल पूछना चाहता हूँ, पैसा कहाँ से लगाया आपने मूर्ति का? आप बताइए ना, पटेल जी की मूर्ति का पैसा कहाँ से लाया? किसके पैसे खरीद के लाए? आप बताइए ना, पटेल जी काशीराम जी पैसा छोड़ गए थे या बहन मायावती छोड़ गई थी? आनंद जो जैसे एनआईए की जांच चल रही है वो छोड़ गए थे? अरे भाई आपसे मैंने पूछा बादलपुर में कई हजार गज का मकान, हजारों गज का मकान बनाया, क्यों बनाया बता दो। लखनऊ में क्यों बनाया? ये वो लोग हैं स्वार्थी लोग। मैं बताता हूँ काव्य जी, जब ये विधानसभा में की सरकार थी, सुनिए बताता हूँ आपके बारे में बताता हूँ। काव्य जी मेरी आवाज आ रही है आपको? समान रूप से आरोप है। देखिए बटागर जी, उनका कहना है कि आपने हर जगह कार्यालय बनाए हैं, बड़े हाईटेक कार्यालय आपके बने हुए हैं, आप आवासों का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा सा था कि आप लोगों ने जाति समीकरण को इस बार आधार क्यों बनाया चुनाव का? लास्ट कमेंट ले लें, लास्ट कमेंट सर। हाँ, हम लोगों ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात किया है। पुनः 2022 में वही बात होगी, और समाज को लेकर चलेंगे। मैं चिराग हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। ये लोग बिला वजह हम लोग के बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, और कोई कर में प्रदेश के अंदर नहीं है। सीधे लड़ाई जो है ये लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। ठीक है बटागर जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए मैं तो यही कहूँगा
भारतीय जनता पार्टी ना तो जातिगत राजनीति करती है ना करेगी। उसे प्रदेश की जनता, प्रदेश के भाई बहनों से प्यार है, उसके हित की सोचनी है और उसके हित की करनी है। और हमारे चाहे निर्णय जैसा भी जनता, प्रदेश की जनता, भाई बहन, बुजुर्ग करेंगे, हमें वही स्वीकार है, मगर प्रदेश के विकास के लिए हम आए हैं, वो करते रहेंगे, पूर्ण रूप से काम करेंगे, यही हमारा ध्येय है। बिल्कुल, दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी समीकरण, राजनेता, राजनीतिक दल क्या साधते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आम जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहावत बहुत मशहूर हो रखी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार वो जगह है जहां घर घर राजनीति होती है। बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है और जानता है कि राजनीति करनी कैसे है और उसको सफलता किसको पहुंचानी है, किसको देनी है, ये भी जरूर देखते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।